नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं और न्यूज की पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है, यानी आप सभी का दाखिला हो चुका है पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में। दुनिया में बड़ी हलचल मची है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल ऑर्डर बदलने की जो बात आज से करीब 5-6 साल पहले पीएम मोदी ने कही थी, वही आज सिद्ध होती दिख रही है। तब मजाक उड़ाया जा रहा था, तरह तरह के क्रिटिसिज्म हो रहे थे। और याद कीजिए, करीब 3 साल पहले पीएम मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में यह कहा था, 21वीं सदी एशिया की सदी है। ग्लोबल ऑर्डर के इस बदलते दौर में भारत की भूमिका के बारे में चर्चा आपसे पिछली क्लास में मैंने की थी। आज की एक्स्ट्रा क्लास का चैप्टर इस ग्लोबल ट्रांजिशन के दौर में पीएम मोदी के उस मूव का है जो इंडो पैसिफिक में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की नीति को और स्ट्रॉन्ग करता है। पीएम मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे और 6 दिवसीय ये यात्रा होगी। इस यात्रा को इंडो पैसिफिक में भारत की कूटनीति के लिहाज से क्यों अहम माना जा रहा है, क्यों इसे पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की एक सधी हुई चाल कहा जा रहा है, आज आपको तफसील से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्स्ट्रा क्लास का पहला चैप्टर। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2023 से जारी। ईरान अमेरिका के बीच तनाव भरी शांति वार्ता। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को अंतिम विदा देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। एक गोली से पूरे ईरान के नेतृत्व को खत्म कर सकते हैं। बीच बीच में उल्टा बजता ट्रंप का रेडियो, ईरान को धमकी पर धमकी। और ट्रंप के शांति राग से अलग नेतन्याहू का लेटेस्ट ऐलान। दुनिया अस्थिरता और असुरक्षा से भरे संकट के दौर में है। अमेरिका के साथ पश्चिम की एकजुटता दरक रही है। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका का सुपर पावर वाला तमगा खतरे में है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने ओमान के साथ मिलकर टैक्स का नया प्लान तैयार कर लिया है। यानी आर्थिक तनाव अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। तब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडो पैसिफिक में अब लहर तेज और बहुत तेज उठने वाली है। ग्लोबल ट्रांजिशन के इस दौर में भारत की रणनीति क्या है? इंडो पैसिफिक पर चली गई पीएम मोदी की कूटनीतिक चाल क्या चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर एक निर्णायक रणनीतिक प्रहार करने जा रही है? भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सबका साथ सबका विकास उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। पहले यूएई समेत 5 देशों की यात्रा, फिर फ्रांस में G7 के मंच पर भारत का जलवा, फिर सेशल्स का दौरा, पिछले हफ्ते जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइशी से नई दिल्ली में मुलाकात और अब 6 जुलाई से 3 देशों की यात्रा। पीएम मोदी का इंडो पैसिफिक प्लान एक्टिव है। सच ये भी है कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी के मित्रता सूत्र ने एक भरोसेमंद और स्पष्ट संवाद दुनिया के साथ किया है। ईरान अमेरिका वॉर में बने ऊर्जा संकट के दौरान इसी मित्रता ने भारत पर तेल संकट हावी नहीं होने दिया। युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई।
जब ये संकट शुरू हुआ था उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। तो पीएम मोदी के जिन विदेश दौरों को लेकर विपक्ष के पेट में दर्द उठता था, वही दौरे संकट के दौर में देश के लिए दवा बने। भारत ने राष्ट्रहित और भारतीयों के हित को सर्वोपरि रखा। तेल संकट के दौर में भी देश के भीतर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में तेल के दाम कंट्रोल में रहे और विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा चला गया। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। बीजेपी कहती है कि विपक्ष और उसके नेता की सारी कोशिश, सारी जुगत, सारी बेचैनी बस किसी तरह सत्ता पाने की है और मोदी की कोशिश, मोदी का संकल्प भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। छोटा कुछ भी नहीं, बड़ा सोचना। इसलिए बात सिर्फ आज की नहीं है, कल की है, भारत के भविष्य की है और मोदी का मंत्र यही है कि भविष्य तभी बेहतर होगा जब 21वीं सदी की चुनौतियों और स्कोप दोनों के मुताबिक भारत तैयार होगा। मोदी के लक्ष्य देश की सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक के बहुत बड़े हैं। मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। और जैसा सुवेश जी ने कहा, सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना ये भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो। मोदी जिस सप्लाई चेन को मजबूत करने का लक्ष्य तय कर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में आज लड़ाई उसी सप्लाई चेन को लेकर है। सप्लाई चेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके जरिए कच्चे माल को अंतिम प्रोडक्ट में बदलकर उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, जिसमें उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और वितरण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और कंपनियां शामिल होती हैं। ईरान अमेरिका वॉर में एक बात तो दुनिया को फिर से याद कर रही है कि आज की तारीख में सप्लाई चेन केवल व्यापार का हिस्सा नहीं, बल्कि देशों के बीच रणनीतिक हथियार बन चुकी है। जियोपॉलिटिक्स में देशों के बीच के कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध, व्यापारिक नीतियां और वैश्विक सुरक्षा शामिल है। और आज के दौर की जियोपॉलिटिक्स में सारी जुगत इसी सप्लाई चेन पर कंट्रोल की है, इसे स्मूथ और लचीली बनाए रखने को लेकर है, क्योंकि जिसका कंट्रोल सप्लाई चेन पर होगा वो दुनिया की आर्थिक रफ्तार को प्रभावित करने की ताकत रखेगा। ये दशक
दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। इसी लिहाज से अहम है इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन वैश्विक अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन का सबसे अहम केंद्र है। इस क्षेत्र से दुनिया के कुल जीडीपी का करीब 60% और वैश्विक समुद्री व्यापार का आधा हिस्सा गुजरता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का मिला जुला और आपस में जुड़ा हुआ जियोपॉलिटिकल और खास इकोनॉमिक रीजन, जो मोटे तौर पर अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक माना जाता है। इंडो पैसिफिक के इस क्षेत्र को भारत एक मुक्त, खुला, समावेशी और नियम आधारित क्षेत्र मानता है। पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और 2019 में पीएम मोदी की तरफ से शुरू की गई हिंद प्रशांत महासागर पहल इसी नजरिए का हिस्सा है, जो इंडो पैसिफिक में सुरक्षा, समुद्री व्यापार और पर्यावरण सहयोग पर जोर देती है। और पीएम मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा इसी नजरिए को और मजबूत करने के लिहाज से देखी जा रही है। देखिए, पीएम मोदी के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने से पहले एक और घटना घटी है, आपको पता होनी चाहिए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकेईची भारत आई। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई। भारत जापान मित्रता को एक नेक्स्ट लेवल पर ये दोनों ले गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने भर से हो जाएगा? नहीं, भारत जापान ने एक संदेश दोनों की मित्रता का नहीं, अमेरिका और चीन को भी दिया है। अब वो संदेश क्या था? अगला चैप्टर यही है। लैक ऑफ ट्रस्ट से भरे ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका से दूर होते उसके सहयोगी आपको दिखेंगे। इसमें यूरोप तो है ही, जापान भी है। और एक बात तो इन देशों को समझ में आ गई है कि अपनी सुरक्षा के नजरिए से सिर्फ अमेरिका पर निर्भर अब नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों का हाल वो देख चुके हैं। और एक बात इंडो पैसिफिक में बढ़ते चीन के दखल की भी है, जो मजबूत बात है। अगर इस समुद्री रास्ते पर चीन का दबदबा और बढ़ा तो इसका असर दुनिया की 60% ट्रेड पर पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया का 60% समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। To deepen the strategic cooperation between Japan and India. पिछले हफ्ते जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाईची का भारत आना, पीएम मोदी का उन्हें अपनी छोटी बहन कहना और भारत जापान के दशकों पुराने संबंध को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना वास्तव में एक संकेत है। इंडो पैसिफिक में भारत जापान अपनी रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जापानी पीएम ताकाईची ने पीएम मोदी की महासागर नजरिए की तारीफ करते हुए भारत के साथ चलने की बात कही। Prime Minister Modi
positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth, and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with VoIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश के प्रधानमंत्री का स्वागत राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अब तक सिर्फ राष्ट्रपतियों का ही स्वागत कार्यक्रम आयोजित होता था। संकेत था कि भारत के लिए जापान एक साझेदार से बढ़कर एक भरोसेमंद मित्र है। लेकिन संकेत किसके लिए? वो संकेत हैं इनके लिए। और ये संदेश साफ है। जिनपिंग के लिए संदेश है कि इंडो पैसिफिक में दादागिरी नहीं चलेगी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियम मान्य होंगे, विस्तारवाद किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। तो वहीं ट्रंप के लिए भी संदेश क्लियर है कि अब अमेरिका पर निर्भरता नहीं, सुरक्षा और आर्थिक मोर्चे पर भारत जापान आत्मनिर्भर होंगे। संदेश ये भी है कि संबंधों में परस्पर विश्वास सबसे अहम चीज है। मोदी का ये ट्रंप को वो कूटनीतिक जवाब है जिसकी उम्मीद ट्रंप ने नहीं की थी। दरअसल 19 जून को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य कमान यूएस इंडो पैसिफिक कमान के नाम से इंडो हटाकर दोबारा यूएस पैसिफिक कमान कर दिया था, जिसे कूटनीतिक रूप से एक बड़ा कदम माना गया। दरअसल हो ये रहा है कि बुरी तरह पिटे ट्रंप हताश है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का ग्राफ तेजी से गिरा है। रेसिप्रोकल टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अवैध घोषित किया जा चुका है। यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका के संबंध खराब दौर में पहुंच चुके हैं। ट्रंप के विदेश नीति की आलोचना अमेरिकी एक्सपर्ट कर रहे हैं और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अमेरिकी ट्रंप को कोस रहे हैं, जिससे अमेरिकी परिवारों के मासिक खर्चों में करीब $750 से $1,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में महंगाई दर बीते 3 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ट्रंप ने बंटाधार सिर्फ दुनिया का नहीं किया, बल्कि अमेरिकियों का भी खूब किया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका असर नवंबर में होने वाले मिड टर्म पोल में दिख सकता है। तो वहीं ट्रंप अमेरिकी इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल के दावे करते नहीं थक रहे। फजीहत तान कर ट्रंप अपने साथ ही अमेरिकियों का भी भट्टा बैठा चुके हैं। यही वजह है कि अब वो तमाम तरह की फितूरबाजियों में लगे हैं। लेकिन एक बात ट्रंप ने अनकही ही यूरोप से लेकर उन देशों को समझा दी है जो अपनी सुरक्षा को लेकर अब तक अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इन्हीं देशों में एक देश जापान भी है। जापान दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तकनीकी तौर पर दुनिया में बेहद मजबूत माना जाता है। इंडो पैसिफिक को लेकर जापान भारत के नजरिए के साथ खड़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने भले ही अपने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से इंडो हटा दिया हो, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री ने इस इलाके को इंडो पैसिफिक कहकर के ही संबोधित किया। जापान और भारत के साथ आने का मतलब है तकनीक और एक बड़े ह्यूमन रिसोर्स का साथ आना, जो चीन के बाजार को काउंटर करने की ताकत रखता है। इंडो पैसिफिक में एक नजरिए और एक लक्ष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े जापान और भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एग्रीमेंट किए हैं। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा।
इंडो पैसिफिक प्लान को एक्टिव और एक्सटेंड करते हुए पीएम मोदी 6 से 8 जुलाई को इंडोनेशिया में रहेंगे। जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 से 10 जुलाई को वो मेलबर्न में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो वहीं 10 से 11 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगे। तो सवाल है कि पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा से भारत को क्या फायदा होगा। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल और तटीय रक्षा प्रणालियों की खरीद पर महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन का निर्माण और भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय सामानों के लिए अपने बाजार में 100% शुल्क मुक्त पहुंच दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा वास्तव में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक रणनीति को जमीन पर उतारने के लिहाज से एक गेम चेंजर कदम है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस दौर में ऐतिहासिक दौरा है ये, क्योंकि इससे भारत को इंडो पैसिफिक इलाके में बहुत सारे अहम जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर एक तरीके से देखें तो इस दौर में पीएम मोदी सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते नहीं बहाल कर रहे या मजबूत कर रहे हैं, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक ऐसी सुरक्षित और वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में किसी भी सुपर पावर के एक तरफा दबदबे या दादागिरी को रोकने की काबिलियत रखता है। जाहिर है ये निशाना चीन की तरफ बड़ा सटीक है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक बेहद कंफ्यूज्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट के तौर पर याद किए जाएंगे। कई अमेरिकी एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं, खासकर इन तस्वीरों को देखने के बाद तो और भी ज्यादा। मई महीने में बीजिंग दौरे पर ट्रंप की इन तस्वीरों के साथ कई एक्सपर्ट्स ने चीन के सामने अमेरिकी नीति का खूब चटखारे लेकर विश्लेषण किया था, जिसमें ट्रंप जिनपिंग के बगल में छोटी कुर्सी पर बैठे दिखे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि ट्रंप को जानबूझकर कस्टमाइज्ड कुर्सी दी गई, यानी छोटी कुर्सी, ताकि मीडिया के सामने ट्रंप का कद जिनपिंग से कम दिखाया जाए। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने जिनपिंग को 24 सितंबर को अमेरिका आने का न्योता दिया था। अब सवाल यह है कि जिनपिंग अमेरिका जाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारत में ब्रिक्स की बैठक भी होनी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस सम्मेलन में शामिल होने की पूरी संभावना है। लेकिन फिलहाल तो ट्रंप पैनामा कैनाल के मसले पर चीन को आगाह करने में लगे। आज के दौर में ट्रंप पर भरोसा करना मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट तो उन्हें दुनिया के सबसे अस्थिर दिमाग वाले लीडर के तौर पर देखते हैं। फिलहाल तो खबर यह है कि ट्रंप जिनपिंग को खुश करने के चक्कर में ताइवान तक से दूरी बनाए हुए हैं। खबर है कि अमेरिका अभी चीन को नाराज होने का कारण नहीं देना चाहता, इसलिए अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री की कोई घोषणा नहीं की है। ऐसी संभावना है कि ट्रंप शी शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका ताइवान को हथियारों के कुछ पैकेज का ऐलान कर सकता है। तो दुनिया के 3 अहम लीडर्स के बीच अगर बात भरोसे की है तो मोदी पर भरोसा दुनिया को सबसे ज्यादा है। आज के दौर में वैश्विक स्तर पर तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन उनके लिए अहमियत रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब पाकिस्तान के बारे में कुछ और आपको बता दूं। देखिए, ईरान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्टमैन कौन बना? आप कहेंगे शहबाज शरीफ, और साथ में नाम जोड़ेंगे आसिम मुनीर का। ये दोनों भले ही खुशफहमी के उस बुलबुले में जी रहे हो, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बहुत अच्छे से पता है। और शायद यही वजह है कि भारत के बाद अब सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलहारी कौसिकन ने शहबाज और मुनीर की जोड़ी को रियलिटी चेक करवा दिया है।
बिल्हारी ने बगैर लाग लपेट के सीधे कह दिया कि अगर परमाणु हथियार ना होते तो पाकिस्तान बर्बाद होता या तबाह होता, और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को कोई पूछता तक नहीं। इस्लामाबाद को आईना दिखाते हुए बिल्हारी ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि हमेशा नाकाम होने की कगार पर खड़ा रहता है। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। युद्ध लड़ेंगे, जंग करेंगे, मिसाइल मार देंगे, बम फोड़ देंगे, एटम बम दाग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। लाहौर से लेकर कराची और मुल्तान से लेकर सियालकोट तक हिंदुस्तान से जंग का जिक्र आते ही जिन्ना के मुल्क की एटम बम वाली जहनी बीमारी जाग जाती है। पाकिस्तानी ऐसे ही चीख रहे हैं। कराची के करामातियों से लेकर लाहौर के लंपट तक सभी को एटमी बुखार चढ़ चुका है। वैसे तो पड़ोस के अनपढ़ों को यह बीमारी विरासत में मिली है, लेकिन पिछले 2 दिनों से कई गुना बढ़ चुकी है। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक बिल्हारी कौसिकन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर खड़ा देश बताया। बिल्हारी कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार न होते तो दुनिया को पाकिस्तानी तबाही और बर्बादी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कौसिकन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फेलोशिप में पत्रकारों के साथ हुई एक बैठक में बोल रहे थे। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इन दोनों शख्स को गौर से देखिए। दोनों पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आदत और फितरत के मुताबिक दोनों भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, भारत के खिलाफ सवाल पूछ रहे थे। जवाब में सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने जिन्ना के मुल्क की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान के लिए ये वो शब्द हैं जिन्हें जिन्ना के मुल्क की नस्लें याद रखेंगी। कौसिकन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां पूरी तरह हटा देगा। सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान को उसकी औकात बताई है जब ईरान और अमेरिका के बीच पोस्टमैन बनकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ खुशफहमी के बुलबुले में जी रहे थे। बिल्हारी कौसिकन सिंगापुर के एक प्रमुख पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। 2010 से 2013 तक सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव रहे। 2018 तक एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी। कौसिकन को वैश्विक कूटनीति पर उनके बेबाक विचारों के लिए जाना जाता है। कौसिकन ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों का मुल्क और पाकिस्तान के एटमी हथियारों को दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बताया और इसके बाद से ही पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए। सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिल्हारी कौसिकन के बयान के बाद पाकिस्तान में इसी तरह का मातम है। पाकिस्तानी माथा पीट रहे हैं, उस घड़ी को कोस रहे हैं जब कौसिकन से सवाल पूछने की हिमाकत कर दी पाकिस्तानी पत्रकार ने। पाकिस्तान के लिए सिर्फ जवाब नहीं है बल्कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों से लेकर रावलपिंडी की मुनीर एंड कंपनी के लिए आईना है। जो पाकिस्तान एटम बम के सहारे खुद को इस्लामी देशों का खलीफा समझने की मुगालते में रहता है, उसी पाकिस्तान की हैसियत एक बार फिर सरेआम हो चुकी है। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि बातचीत होगी तो अमेरिका से डॉलर वाली खैरात मिलेगी और ईरान से शाबाशी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ट्रंप की चौखट से भीख मिलने का मौका नजर आ रहा था, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रही सही कसर IMF की शर्तों ने पूरी कर दी। और तो और अमेरिका की चापलूसी में पाकिस्तान ने अपने कर्ज वाले माई बाप चीन को भी नाराज कर दिया है। पड़ोस के मुल्क में ये एक मर्तबा का मातम नहीं है, पाकिस्तान में ये परमानेंट रोना हो चुका है। कट्टरपंथियों और आतंकियों की फसल बोने वाला पाकिस्तान मौजूदा वक्त में पाई पाई को तरस रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तानियों की बुद्धि
ठिकाने पर नहीं आई और न ही पाकिस्तानियों की करतूतें कम हुई। पाकिस्तान किस कदर दुनिया के लिए जहर बन चुका है इस खबर से समझिए। पाकिस्तान के लाहौर में 2 विदेशी महिलाओं के साथ कथित अपहरण और गैंगरेप की वारदात हुई। पीड़ित महिलाओं में एक नीदरलैंड और दूसरी वेनेजुएला की है। दोनों को 29 जून को अगवा कर गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। पीड़ित महिलाओं में से एक के पिता का स्पेन से फोन आने के बाद पुलिस ने उसे बचाया। खास बात ये कि इनमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का रिश्तेदार भी आरोपी है। महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वह अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में रजा डार से मिली थी और उसने उन्हें पाकिस्तान आने के लिए बुलाया था। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में ऐसी वारदात हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक फ्रांसीसी महिला और उसके 5 बच्चों को पुलिस ने 1 दशक से ज्यादा वक्त की कैद से बचाया। पाकिस्तान विदेशी नागरिकों के लिए एक बेहद खतरनाक देश है। यही वजह है कि कई देश अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने के लिए एडवाइजरी जारी करते रहे हैं। नफरत की तालीम और कट्टरपंथियों के बताए रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। असल में इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठने वाले हर हुक्मरान से लेकर तानाशाहों ने पाकिस्तान की नस्लों को सिर्फ और सिर्फ नफरत सिखाई और वजूद में आने के 78 साल बाद भी पाकिस्तान उसी रास्ते पर लड़खड़ाता चला जा रहा है, पहले से ज्यादा गरीब और गुस्सैल। लिहाजा यकीन कर लीजिए, जिस पाप की गठरी को जिन्ना के सियासी वारिश करीब 8 दशक से ढोते आ रहे हैं, वही पाकिस्तान को खाक में मिलाने वाली है। और जो कुछ सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने पाकिस्तान के बारे में कहा है, वो जिन्ना के मुल्क की 100% सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब फख्र से हिंदुस्तान की इस बदलते दौर की कहानी को सुनने और दूसरों तक पहुंचाने का वक्त है। साल 2014 से पहले जब भी वैश्विक मंच पर रक्षा सौदों की बात होती थी तो भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार के आयातक के रूप में होता था। यानी हम लोग ज्यादा चीजें लिया करते थे पहले नंबर पर। लेकिन बीते 12 सालों में तस्वीर बदली है और बहुत बदली है। आज डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की ग्लोबल गूंज हर तरफ सुनाई पड़ रही है। भारत के ब्रह्मोस का डंका अब उन खाड़ी मुल्कों में बजने जा रहा है जो कभी अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का मुंह ताकते थे। पाकिस्तान इससे बहुत बेचैन तो है। ईरान अमेरिका की जंग में ईरानी हमले का सबसे ज्यादा शिकार कौन हुआ? यूएई। उसने ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर न सिर्फ अपनी दिलचस्पी दिखाई है बल्कि भारत के साथ उसकी जो ये डील है वो ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। शांति की रक्षा के लिए साथियों शक्ति यह आवश्यक है। यदि हम पीस चाहते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत आज सुरक्षित भी है और भारत पहले की अपेक्षा आत्मनिर्भर भी हुआ है। असाधारण रफ्तार, अचूक सटीकता और विनाशकारी प्रहार, ये सब मिलकर भारत के ब्रह्मोस को बनाता है दुनिया की सबसे घातक और खतरनाक क्रूज मिसाइल। यही कारण है कि आज मेक इन इंडिया ब्रह्मोस की ग्लोबल धूम मची हुई है। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। ताकतवर हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर कुछ ऐसी है जिसे देखकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। चीन की भी नींद उड़ गई है क्योंकि मेक इन इंडिया का ये जलवा अब खाड़ी देशों में भी नजर आने वाला है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच में भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूएई के बीच में हमारे सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों को लेकर उनकी खरीद को लेकर बातचीत जारी है। और देखिए, इसमें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस और
भारत में ही निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर भी शामिल हैं, जो भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जंग और सुरक्षा चुनौतियों के बीच यूएई अपनी सैन्य ताकत को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। ऐसे में उसकी नजर भारत के अत्याधुनिक रक्षा सिस्टमों पर टिकी हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई ने ब्रह्मोस और आकाश तीर समेत भारत के कई हथियार सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। भारत और यूएई के बीच बातचीत शुरुआती दौर में है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही है। असल में ईरान अमेरिका की जंग में ईरान ने यूएई के सार्वजनिक और मिलिट्री बेस पर बार-बार मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अरब देश सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। यही कारण है कि यूएई अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है और उसकी तलाश पूरी हो रही है भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम पर, जिसका जलवा ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया देख चुकी है। आकाश तीर भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है कि दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों पर नजर रखने, उन्हें ट्रैक करने, उन्हें नष्ट करने के लिए अलग अलग हथियारों को एक साथ ज्वाइंट करता है। भारत के साथ ब्रह्मोस और आकाश की डील से यूएई एक तीर से कई निशाने साधने में कामयाब हो जाएगा। बीते कुछ महीनों में सऊदी और यूएई के बीच रिश्ते काफी खराब हुए हैं, इसलिए इस डील को लेकर सऊदी की तरफ से सख्त रिएक्शन आए हैं, क्योंकि यूएई को जब ब्रह्मोस और आकाश तीर मिल जाएगा तो सऊदी के साथ ही उसको सुरक्षा की गारंटी देने वाला पाकिस्तान भी कांपेगा। भारत के साथ यूएई की ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल डील दो मकसद पूरे करेगी। पहला, सऊदी और पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ मजबूती देगी। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एनर्जी एक्सपोर्ट है उसके लिए एक अहम रास्ता है। भारत और यूएई के बीच ब्रह्मोस और आकाश तीर पर चल रही चर्चा भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और वैश्विक साझेदारियों के नए दौर की शुरुआत होगी। अगर डील कामयाब रही तो मेड इन इंडिया हथियारों की विश्वसनीयता को दुनिया के सामने और मजबूती से स्थापित करेगी। जहां तक ब्रह्मोस का सवाल है तो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ने वाले इस ब्रह्मास्त्र ने वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की साख को ऑलरेडी स्थापित कर दिया है। तभी तो चीन के भारी विरोध को दरकिनार करते हुए फिलीपींस भारत से 3100 करोड़ का ब्रह्मोस सौदा कर चुका है। हाल ही में वियतनाम भी भारत के साथ करीब 6000 करोड़ की ऐतिहासिक ब्रह्मोस डील पर मुहर लगा चुका है। और अब यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली देश भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर रक्षा प्रणालियों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम दौरा रहने वाला है इंडोनेशिया का। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर मोहर लग सकती है। लंबे वक्त से यह डील चर्चा में बनी हुई है। अगर यह डील हो जाती है तो यह भारत के लिए डिफेंस एक्सपर्ट की बड़ी सफलता होगी। इसी के साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में भारत की धमक और मजबूत होगी। इतना ही नहीं, भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर रहा है। दुनिया की नजरें भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर भी टिकी हैं। मलेशिया, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देश तेजस विमान को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। भारत आज दुनिया के 80 से अधिक देशों को हथियार बेच रहा है। वर्ष 2029 तक देश के रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने
ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। सही मायनों में डिफेंस सेक्टर में कामयाबी की ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की नहीं, बल्कि भारत के खोए हुए सैन्य गौरव और कूटनीतिक संप्रभुता को वापस पाने की है। 12 साल पहले पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली तो उनका पहला टारगेट रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता की बेड़ियों को काटना था, और इसी सोच ने जन्म दिया मेक इन इंडिया मिशन को, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक साहसिक फैसला लेते हुए 5500 से अधिक रक्षा उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए पीएम मोदी ने देश में 2 विशाल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की आधारशिला रखी, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, जहां भारत के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। जहां तक ब्रह्मोस का सवाल है तो पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ा देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में 20% तक बढ़ गया है। अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस 2, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसे डेवलप करने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है। पूरे भारत में ब्रह्मोस के 4 प्रोडक्शन सेंटर है। लखनऊ, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और राजस्थान के पिलानी में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ सबसे बड़ा सेंटर बनकर सामने आया है। कभी रणनीतिक दस्तावेजों और परीक्षण रेखाओं तक सीमित रही बातें अब उत्पादन की वास्तविकता में बदलती दिखाई दे रही हैं। देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस के इंट्रीगेशन और प्रोडक्शन इकोसिस्टम में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लखनऊ में स्थापित अत्याधुनिक असेंबली, इंट्रीगेशन और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने सप्लाई चेन की इफिशियंसी और फाइनल डिलीवरी टाइमलाइन को बहुत मजबूत कर दिया है। यानी अब उत्पादन केवल बड़ा नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता और सिस्टम भी पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और इसी तकनीकी विस्तार के बीच लखनऊ अब धीरे धीरे एक ऐसे डिफेंस नोड के रूप में उभर रहा है जहां प्रिसीजन इंजीनियरिंग, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और रणनीतिक रक्षा उत्पादन एक साथ देश की सामरिक क्षमता को नया आयाम दे रहे हैं। भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से बनी दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक नया इतिहास रच दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में इसके प्रदर्शन को देखते हुए अब रूसी सेना भी इसे अपने मिसाइल बेड़े में शामिल करने जा रही है। यानी भारत जल्द ही रूस को इन घातक प्रणालियों की आपूर्ति शुरू कर सकता है, जो यकीनन मेक इन इंडिया की एक बड़ी उपलब्धि है। यूक्रेन संकट और हालिया वैश्विक तनावों के बीच रूस को ऐसी मिसाइलों की जरूरत है जो पहले से बैटल प्रूवन हो, और ब्रह्मोस ने भारतीय सेना के 3 अंगों में रहकर और ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेकर अपनी विश्वसनीयता साबित की है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का बड़े स्तर पर स्वदेशीकरण किया गया है। यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल का बूस्टर हो या फिर वॉरहेड हो, वो स्वदेशी निर्मित है, यानी कि भारत में ही उनका निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से जो लागत है और कच्चे तेल को लाने की कीमत है उसमें गिरावट भी देखी गई है। अब रूस से भारत की इन रेडी टू यूज मिसाइलों का आयात करना एक फायदेमंद सौदा है। वो इसलिए क्योंकि आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को ये मजबूत करता है। हथियारों की होड़ में कभी पीछे रहने वाला भारत आज खुद नियम तय कर रहा है। खरीदार से निर्यातक बनने का यह सफर सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और ग्लोबल मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। डिफेंस में आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां दुनिया हिंदुस्तान को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक और मजबूत साझेदार के रूप में देख रही है। मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।